गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। आज का अपना टॉपिक है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया। उद्देश्य द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया उन कदमों या चरणों को स्पष्ट करती हैं जिनकी सहायता से उसको व्यापक प्रबंध का एक तंत्र के रूप में कुशलतापूर्वक काम में लिया जा सकता है। फ्रेड लुथांस ने उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को सम्मिलित किया है, जैसे संपूर्ण उद्देश्यों एवं योजनाओं को निश्चित करना, एमबीओ के लिए संगठन का विकास करना, इकाई के अनुसार वैयक्तिक उद्देश्यों का क्रियान्वयन एवं नियोजन निर्धारित करना, सामाजिक मूल्यांकन प्रगति पर पुनरावलोकन और उन्हें समायोजित करना, विशिष्ट कार्य योजनाओं में परिवर्तन करना, परिणामों का अंतिम मूल्यांकन करना। तो फ्रेड लुथांस ने इस प्रकार से इस प्रक्रिया को उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया के रूप में रखा है। लुथांस एवं अन्य विद्वानों द्वारा बताए गए उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रक्रिया को निम्न चरणों को हम इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे पहला, संपूर्ण उद्देश्यों एवं योजनाओं को निश्चित करना या संपूर्ण संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो इसमें सामान्यतः उद्देश्यों का निर्धारण उच्च स्तर से प्रारंभ होता है एवं निम्न स्तरीय प्रबंध तक चलता है। इन उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए प्रथम मूल परिणाम क्षेत्रों यानी की रिजल्ट एरियाज की पहचान करना आवश्यक है और उसके बाद मूल परिणामों का आशय जो है वो है विक्रय की मात्रा, वस्तु की किस्म और विपणन का फर्म को प्राप्त अंश, जो संपूर्ण संगठन के निष्पादन को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। अतः निष्पादन के मापन के अंतर्गत उद्देश्यों का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उन्हें वस्तुनिष्ठता के साथ नापा जा सके। इसके पश्चात उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया जाना चाहिए। एमबीओ के लिए संगठन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उद्देश्य द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया के इस द्वितीय चरण में संस्था के उद्देश्यों के अनुसार संगठन का विकास किया जाता है। यदि कोई उच्च अधिकारी केवल आदेश देकर इसे लागू करना चाहे तो यह संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए और इसमें प्रबंधक उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की आवश्यकता एवं लाभों को उचित समझे तो इसको लागू किया जाना चाहिए। अगर वह यह देख ले कि कर्मचारियों को होने वाले लाभ का पता है या नहीं। संगठन के सभी कर्मचारियों के लिए उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है प्रत्येक इकाई के अनुसार वैयक्तिक उद्देश्यों का क्रियान्वयन एवं योजनाएं निर्धारित करना। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स फॉर एवरी यूनिट। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रक्रिया के इस चरण में सामूहिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक इकाई अथवा विभाग के लिए पृथक पृथक उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं। इसका कारण यह है कि संपूर्ण संगठन के लिए तो ये उद्देश्य दीर्घकालीन प्रकृति के होते हैं, जबकि किसी इकाई या विभागों के उद्देश्य अल्पकालीन अवधि के होते हैं। तो इसलिए इन उद्देश्यों को इस प्रकार निर्धारित करना चाहिए कि संपूर्ण संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। फिर है सामाजिक मूल्यांकन प्रगति पर पुनरावलोकन और उन्हें समायोजित करना। जो भी निर्धारित उद्देश्य हैं उनका सामाजिक स्तर पर कि समाज के लिए वो किस प्रकार से हितकारी होंगे या नहीं, उनका मूल्यांकन और उनमें समय समय पर प्रगति को देखते रहना चाहिए और इस प्रकार से उनका पुनरावलोकन करके और उन्हें समायोजित करने का प्रयास इस चरण के अंतर्गत किया जाता है। फिर नेक्स्ट है विशिष्ट कार्य योजनाओं में परिवर्तन करना, चेंजिंग इन स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स।
उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की सफलता के लिए विशिष्ट कार्य योजनाओं में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। इसके लिए इन योजनाओं में कौन सी क्रियाएं संपन्न की जाती हैं और किस समय अवधि में संपन्न की जाती हैं, इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें सामाजिक रूप से वरिष्ठ एवं अधीनस्थों के मध्य आपस में परामर्श विचार विमर्श किया जाना चाहिए, ताकि अधीनस्थों के समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके एवं उनके मानवीय संबंधों को ध्यान में रखा जा सके। तो अतः कार्य योजना का निर्माण करते समय कई प्रकार की बातें यानी चरण इसके अंदर कदम उठाने चाहिए, जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुख्य कार्य और क्रियाओं का निर्धारण करना, प्रमुख क्रियाओं के मध्य महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करना, प्रत्येक प्रमुख क्रिया उप क्रिया के लिए समय अवधि का अनुमान लगाना इत्यादि। फिर है परिणामों का अंतिम मूल्यांकन करना, इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट्स। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया के अंतिम चरण में परिणामों का मूल्यांकन करना होता है। इसके अंतर्गत अपेक्षित परिणामों से वास्तविक परिणामों की तुलना करना, विचलनों का पता लगाना, उनका विश्लेषण करना, सुधार करने से संबंधित कदम देखना एवं सुधारों को क्रियान्वित करना आदि चरण सम्मिलित होते हैं। इन चरणों में जहाँ तक संभव हो कर्मचारियों को स्वतः नियंत्रण एवं मूल्यांकन का अवसर दिया जाना चाहिए और उच्च स्तरीय प्रबंधकों को उन कारणों की खोज करने का प्रयास करना चाहिए जिनके कारण निष्पादन निर्धारित उद्देश्यों से कम रहा है। इस प्रकार की जानकारी लेकर अधीनस्थ कर्मचारी एवं उच्च प्रबंधक दोनों के सहयोग से ये कार्य संपन्न किया जा सकता है। तो इस प्रकार से एक निश्चित इस चरणों में उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की आवश्यकता क्यों है, इसके क्या लाभ हैं या इसका क्या महत्व है। तो आधुनिक प्रबंध में उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की आवश्यकता एवं महत्व से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अधिक कंपटीशन हम देख रहे हैं, इतनी अधिक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत प्रबंध और स्वामित्व में हम इन दोनों प्रबंध और स्वामित्व में जो अलगाव हो गया है, तो व्यवसाय का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय हो गया है और बड़े बड़े जो संस्थान हैं या उपक्रमों की स्थापना होने लगी है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत किसी संगठन की सफलता और असफलता की अगर हम तुलना करते हैं तो उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रणाली एवं तकनीक सामने आती हैं। इस संबंध में सेपेक्स ने कहा है कि जब एक संगठन में उद्देश्यों द्वारा प्रबंध किया जाता है तो यह कार्यकुशलता अभिमुखी वर्क एफिशिएंसी ओरिएंटेड हो जाता है, इसका विकास होता है एवं सामाजिक दृष्टि से उपयोगिता भी हो जाती हैं। तो इस दृष्टि से संक्षेप में हम उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की आवश्यकता और महत्व को निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे पहला, प्रबंधकीय कार्यों का निष्पादन, परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस या प्रबंध के कार्यों को पूरा करना। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के माध्यम से प्रबंध के कार्य यानी प्रबंध के कार्य कौन से? नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, संप्रेषण, अभिप्रेरण एवं नियंत्रण आदि का सरलता से निष्पादन हो जाता है। इसका कारण यह है कि प्रबंध के प्रत्येक कार्य में न केवल उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, बल्कि उसी के आधार पर इनका प्रबंध एवं संचालन भी किया जाता है। फिर प्रबंध के प्रभावशीलता में वृद्धि, इंक्रीजेज इन मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रणाली में प्रबंधकों तथा कर्मचारियों को उद्देश्य की स्पष्ट व्याख्या की जाती है, जिससे उनमें उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता, कमिटमेंट आ जाता है। संसाधनों का अनुकूल उपयोग किया जाता है और कार्यों के निष्पादन की संभावना बढ़ जाती है और इस प्रकार से प्रबंध की प्रभावशीलता में वृद्धि हो जाती है। प्रबंधक अपनी योग्यता का अधिक से अधिक उपयोग कर पाता है। व्यक्तिगत प्रेरणा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल इंसेंटिव।
उद्देश्यों द्वारा प्रबंध से संस्था में व्यक्तिगत प्रेरणा का विकास होता है, क्योंकि उद्देश्यों का संयुक्त निर्धारण किया जाता है। कर्मचारी सहभागी इसमें होते हैं। निष्पादन के लिए निर्णय क्रिया की स्वतंत्रता होती है और प्राप्त परिणामों के आधार पर निष्पादन मूल्यांकन संभव होता है। फिर है प्रबंधकीय योग्यता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत प्रबंधकों को अपने कार्यक्षेत्र में योजना बनाने, लक्ष्य निर्धारण करने, नीतियां बनाने, विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव कर निर्णय लेने में वे स्वतंत्र होते हैं और कर्मचारियों को कार्य करने का पूरा अवसर भी प्राप्त होता है। इन सब के परिणाम स्वरूप प्रबंध की योग्यता में विकास होता है। फिर है पारस्परिक संबंधों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन म्यूचुअल रिलेशंस। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध उच्च अधिकारियों एवं अधीनस्थों के मध्य पारस्परिक संबंधों में सुधार करता है, क्योंकि इसमें संयुक्त निर्णयन, अधिकारों का विकेंद्रीकरण, द्विमार्गीय संप्रेषण और सहभागिता आदि को बल या महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार इनमें आपसी सद्भावना और विश्वास का वातावरण बना रहता है। इस तरह के वातावरण को बढ़ावा दिया जाता है। सहभागिता की भावना पर बल, एम्फेसिस ऑन पार्टिसिपेशन। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध में उद्देश्य का निर्धारण करने, विभिन्न स्तरों में सभाएं आयोजित करने एवं निर्णय लेने में सहभागिता प्रदान की जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो प्रतिभावान व्यक्ति हैं उनकी अपनी योग्यताओं एवं प्रतिभाओं का भरपूर उपयोग करते हैं और अपना विकास करते हैं। तो इस प्रकार इस प्रणाली के माध्यम से कर्मचारियों की सहभागिता को बल मिलता है। नेक्स्ट है व्यापक संप्रेषण, वाइड कम्युनिकेशन। उद्देश्य द्वारा प्रबंध प्रणाली संप्रेषण के विस्तृत जाल का निर्माण करती हैं ताकि संगठन के व्यापक लक्ष्य, विभिन्न विभागों के उद्देश्यों तथा उपलक्ष्यों की प्राप्ति हो सके और इस प्रकार से सतत रूप से संगठन के समस्त स्तरों पर आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है। नेक्स्ट, वेतन एवं पदोन्नति का आधार, बेसिस ऑफ सैलरी एंड प्रमोशन। कर्मचारियों की पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि किस आधार पर की जाए, तो इस प्रश्न का यानी इस कठिनाई का सामना आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रणाली से मिल जाता है, क्योंकि इसमें कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। तो अतः संस्था में कर्मचारियों की जैसे भर्ती, वेतन निर्धारण, कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति करना, ये सारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आसानी रहती है। फिर है अनुशासन प्रवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन एटीट्यूड। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध से कर्मचारियों में अनुशासन प्रवृत्ति के विकास को बल मिलता है। इसका कारण क्या है कि इस प्रणाली को अपनाने से उपक्रम के प्रबंधक एवं कर्मचारी अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं, अपने अपने दायित्वों को ध्यान रखते हैं और स्वतंत्र होकर अपने निर्णय लेते हैं और उनकी कोई भी अगर शिकायत समस्या भी है तो वे एक दूसरे की किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त स्वनियंत्रण से भी कर्मचारियों में अनुशासन बढ़ता है, यानी वे सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन की सिद्धांत पर आ जाते हैं और इस प्रकार से खुद अनुशासित होकर अपने सभी कार्यों पर, संगठन की विभिन्न समस्याओं पर नियंत्रण करते हैं। फिर निष्पादन मूल्यांकन में सहायता, हेल्प्स इन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। उद्देश्य द्वारा प्रबंध में प्राप्त परिणामों के आधार पर निष्पादन मूल्यांकन में सहायता मिलती है। यदि हम देखें और अध्ययन करें तो पता चलता है कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग निष्पादन मूल्यांकन के लिए ही किया गया था, यानी कि जितने भी कर्मचारी या व्यक्ति किसी संगठन में कार्य कर रहे हैं तो उनके द्वारा किस प्रकार की परफॉर्मेंस दी जा रही हैं, इसको देखना, इसका इवेल्युएशन करना ही उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का मुख्य ध्येय था। तो इस आधार पर उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को उपक्रम के अंतर्गत लागू किया जाता है। इसका महत्वपूर्ण रोल होता है, भूमिका होती है। फिर है स्वयं निर्देशन एवं स्वयं नियंत्रण को प्रोत्साहन,
encourages सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के माध्यम से प्रबंधक को अपना स्वयं निर्देशन एवं व्यवहार और स्वयं नियंत्रण को दिशा मिलती है और उन्हें उच्च अधिकारियों से निर्देशन एवं नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह उद्देश्यों को पूरा करने का दायित्व स्वयं स्वीकार करता है और वह स्वयं उन कार्यों को पूरा करता है, स्वयं दिए गए आदेश निर्देशों की पालना करता है। तो इस प्रकार से उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का किसी भी उपक्रम के अंतर्गत अत्यधिक महत्वपूर्ण रोल होता है और इससे संस्था विभिन्न प्रकार के लाभों को प्राप्त करती है और आपस में संगठन में मिलकर सभी कर्मचारी और प्रबंधक अपनी क्रियाओं को, अपने कार्यों को संपन्न करते हैं।